afternoon, everyone. I'm Angel from University of Surrey, and it's an honor to speak today about one of the most. एक कहावत है कि किसी का दिमाग बड़ा और किसी की उम्र बड़ी, और छोटी सी उम्र में आज एक पानीपत की ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी उपलब्धियाँ, मेरे पास इतनी उपलब्धियाँ हैं, पढ़ते पढ़ते या आपको सुनवाते सुनवाते आप भी कहोगे यार बस कर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये आज का इंटरव्यू इसलिए होने वाला है क्योंकि पानीपत की बेटी आज हमारे साथ हैं। जानवी को आप लोगों ने हमारे पॉडकास्ट में सुना, उसके बाद आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं पानीपत की रहने वाली एंजल अहलावत। एंजल हमारे साथ आज स्टूडियो में रहेगी, वैसे पानीपत की स्टूडियो में। उनकी प्रोफाइल के बारे में बात करूं, बड़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है। स्टूडेंट रही हैं, स्टूडेंट लीडर रही हैं और स्पीकर रही हैं और साथ में यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बड़ी बात, यूके के पार्लियामेंट में भाषण दे चुकी हैं और छात्र संघ का चुनाव लड़के मात्र 1 महीना जो है इंडिया में, जब यूके में पहुंचती है तो मात्र 1 महीने में ऐसी तैयारी करी कि वो छात्र संघ का चुनाव जीत गई। बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और 15 साल की उम्र में उन्होंने सीबीएसई से +2 पानीपत में जो है पास कर ली। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर, जो बड़े बड़े मोटे मोटे पॉइंट जो है मैंने लिखी हैं, इसी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। एंजल अहलावत हमारे स्टूडियो में। एंजल, स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप यूके में पढ़ रही हैं? हाँ जी। सवाल पहला मेरा यही रहेगा कि 15 साल की उम्र में सीबीएसई? हाँ जी। कैसे? ऑनेस्टली ये हमारे पेरेंट्स का विश्वास भी था, लेकिन हमें तब सीबीएसई अलाउ करता है कि आप अपनी क्लास आगे जा सकते हैं इफ़ यू क्वालिफाई, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो। और मेरी मामा ने कहा कि एक बार तुम ट्राई करके देखो, अगर नहीं हुआ तो आप नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ ही लेंगे। और लकीली वो हमारा हो गया और हमने मेरिट से पास करी, अपने एग्ज़ामिनेशंस दी और हमारे होम स्कूलिंग थी मोस्ट ऑफ द लाइफ, तो हमने एग्ज़ामिनेशंस दी और हमारा प्रमोशन हो गया एक्स्ट्रा क्लास में। एंड देन हमने 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड करी और इसी वजह से हम 15 की उम्र में 12th कर पाए। एंजल अहलावत के बारे में बात कर रहे हैं। पानीपत की बेटी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब इनके परिवार से इंट्रोडक्शन मैं करवाऊँगा, कौन इनके फादर हैं, आपके जाने पहचाने हैं, मेरे जाने पहचाने हैं और पानीपत के जाने पहचाने हैं, उसके बारे में जो बाद में बात करूंगा। लेकिन बड़ी बात है कि 15 साल की उम्र में +2 और 16 साल की उम्र में छात्र संघ का चुनाव। हाँ जी। ये कैसे हुआ? जब मैंने अपनी 12th करी 15 साल की उम्र में, जून में हमारे एग्ज़ाम्स और रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो मेरा ये एम था कि मैं अब बाहर अब्रॉड अप्लाई करूं और मैंने अप्लाई करा। और अप्रैल में मेरा बर्थडे है, 2008 8 अप्रैल। और मैंने जब अप्लाई करा तो मेरा एडमिशन हो गया लकीली यूके यूनिवर्सिटी में। और फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत नई चीज़ है मेरे लिए और मेरे को यहाँ पर कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके यहाँ फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल होता है आपका, वहाँ पर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि आपको लोग जाने। तो मैंने कहा कि इलेक्शंस हो रहे थे तब यूनिवर्सिटी में सितंबर में, तो मैंने कहा इलेक्शन लड़ लेते हैं, अगर हार भी गए तो लोग तो जान जाएंगे कि चलो एंजल है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो मैंने घर वालों को बोला कि मैं ऐसे इलेक्शन लड़ रही हूँ और उन्होंने कहा कि ठीक है, करके देख लो ट्राई। और मैंने इलेक्शन लड़े। मैंने, हमारे कन्विंसिंग के लिए हमें मिलते हैं 5 दिन और उसमें मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, अपनी कैंपेनिंग करी, लोगों को कन्विंस करा कि आप हमें वोट करो। 16,000 बच्चे थे, बहुत मुश्किल होता है 16,000 बच्चों को रीच आउट करना। तो मैंने सोशल मीडिया का यूज़ करा, अपने कैंपेन मटेरियल उस पर डाले और मैं इलेक्शन लड़ी। और उसमें फिर मैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्टेड कैंडिडेट बनी सरी यूनियन की। तो अब मैं 150+ सोसाइटीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। छात्र संघ चुनाव इंडिया में बैन है। मैं छात्र संघ चुनाव की बात यूके की कर रहा हूँ। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ सरी में जो है ये पढ़ रही है। 16 साल की उम्र में वहाँ पहुँच गई और मात्र 1 महीने में जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट जो बन गई। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट बोला जाता है, वहाँ क्या बोला जाता है? चेयर बोला जाता है, यूनिवर्सिटी चेयर बोला जाता है। बड़ी बात है कि आज इस इंटरव्यू को लेने का मेरा मकसद ये है कि पॉलिटिक्स के बारे में, अभी 18 साल की होने जा रही हैं और पॉलिटिक्स की इतनी समझ, मैं बैक कैमरा जो इससे बातचीत कर रहा था तो मेरे को भी लगा कि ऐसे यूथ को जो है आगे आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए। कॉकरोच पार्टी पे जो है बातचीत करेंगे कि कॉकरोच पार्टी कैसे बनी और उनका माइनस पॉइंट जो है कहाँ चला गया। जैसे वो बूम करी, आज 22 मिलियन जो है उनके फॉलोवर हैं। हाँ जी। 22 मिलियन फॉलोवर पहुँच गया, लेकिन वो बैक फुट पे कैसे है, इस पर जो है बातचीत करेंगे। एंजल, बड़ी बात यह है कि जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, छोटी सी उम्र में मैंने आपको स्टेज पे देखा। हाँ जी। ठीक, आपके फादर साहब कई बार मेरे पास फोटोग्राफी भेजा करते थे कि बर्थडे आज बेटी का। ठीक है, छोटी सी उम्र से लेकर यूके के पार्लियामेंट तक जी। वहाँ स्पीच देना बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि यूथ बोल ही नहीं सकता वहाँ पर जाकर। वहाँ पे एक प्रोटोकॉल की तरह जो है चुनना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन तैयार करो
उनकी मर्जी है कि पढ़े ना, जी। वो कैसे सबब बना, और थोड़ा बचपन के बारे में बताएं। तो बचपन में स्टेज फिर मैं ये सोच रही थी इस बारे में, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बचपन में पता ही नहीं था कि डर क्या होता है। हमें पता ही नहीं था कि हमारे सामने 10 लोग बैठे हैं या 10,000। हमें सिर्फ स्टेज पे हमारे घर वालों ने अगर चढ़ा दिया तो हमें बोलना था। और उसमें और ऐसे भी चीज़ें हुई हैं कि मेरे को स्टेज पे चढ़ा दिया और मुझे इससे नहीं बोला जा रहा, लेकिन आई थिंक उन्हीं चीज़ों से ये बिल्डअप होता है। और फिर आप एक दिन ऐसा आता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप स्टेज पे जाके, कितने भी लोग आगे हों आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोल सकते हैं। और आई थिंक कि जब भी इंसान को स्टेज पे जाता है तो उसको एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि आप उतना ही बोलो जितना सक्षम हो आप बोलने के, और मीनिंगफुल बोलो कि आपको लोग अपना टाइम दे के सुन रहे हैं। तो आई थिंक वही चीज़ मुझे यूके पार्लियामेंट तक ले जा पाई। मैं इंडियन नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन है वहाँ की, उनके साथ काम करती हूँ, और उनके साथ कोलैबोरेटिवली मुझे लगा कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो मेरा काम बनता है कि मैं रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं कर सकूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के क्या चैलेंजेस हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उनके साथ मुझे ये मौका मिला, उन्होंने पूछा कि आप क्या बोलना चाहेंगे, और मैं रेडी नहीं थी। मुझे इतना पता था कि मेरे पास 5 दिन है तैयारी करने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा येस आई एम रेडी एंड आई विल गिव द स्पीच ऑन द पार्लियामेंट ऑन द पोडियम। एंड उसी वजह से मैं वहाँ बोल पाई, शायद कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप येस बोल दो, उसके बाद चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। और अगर नहीं भी हुआ तो मुझे ये था कि यूके पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वहाँ पे MP, मेयर्स, डिप्टी हाई कमिश्नर भी प्रेजेंट थे, हाई कमीशन टू इंडिया के, यूके टू इंडिया के। तो मुझे ये था कि मुझे वहाँ पे कोई जानता नहीं है, तो अगर मेरा इतना अच्छा नहीं भी हुआ तो मुझे तो घर ही जाना है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर अच्छा हो गया तो मुझे लोग जानेंगे और मैं अपने व्यूज़ सामने रख पाऊंगी लोगों के, जो कि मैं शायद ना कर पाऊँ। तो मेरे लिए यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी कि मैं वहाँ पे जाके बोलूँ। क्या स्पीच दिया? तो मैंने स्पीच दिया था कि यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो हमारी एसोसिएशन है वो उनको कैसे हेल्प करती है। तो सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है जब आप इंटरनेशनली कहीं जाते हैं और आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपकी एक बहुत फॉरेन लैंड है ये। तो मेरा स्पीच इस पे फोकस था कि कैसे यूनिवर्सिटीज़, नॉट जस्ट यूके, इंटरनेशनली कैसे स्टूडेंट्स को ऐसे देखते हैं कि वो मनी मेकिंग मशीन है, कि आप किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन दे दीजिए एंड देन आप उनको फेल कर दीजिए, फिर वो रीटेस्ट देंगे, आपको फीस एक्स्ट्रा देंगे 1 ईयर की, एंड देन आप स्कॉलरशिप्स नहीं देते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको लगता है कि वो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मेरा स्पीच इसी रिगार्डिंग था कि हमें सपोर्ट करना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। दे आर नॉट जस्ट मनी मेकिंग मशीन, बट हम यूके में स्पेशली इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी पे, और विद द वे दे आर ट्रीटेड विद रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, नॉट मेजरली बट फिर भी वो नहीं होना चाहिए। एंड काफ़ी लोगों ने फिर ये अप्रिशिएट करा कि येस दिस इज़ अ गोइंग ऑन प्रॉब्लम। और तो मुझे काफ़ी ये था कि मेरे को इसी चीज़ पे फोकस करना है कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि जब सपोर्ट होता है इंसान के पास तो वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एंड मेरा यही फोकस था कि international students are not just money making machines, but they also contribute to your economy, they pay taxes, they, and legal students काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर उनके पास एक सपोर्ट हो इंटरनेशनल कंट्री में। आपको ये पता है कि हरियाणा में या इंडिया में छात्र संघ चुनाव क्यों बैन हुए थे? बैन तो ऑफ कोर्स बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर होगा इसका कि ऑफ कोर्स वायलेंस होती है या ये सब होता है। हाँ जी, मेन चीज़ वायलेंस थी, बट ऑफ कोर्स हर चीज़ को करने का तरीका होता है। अगर आप उनको एक सेगमेंट दो कि आपका इतनी टाइम पीरियड में आप कैंपेन कर सकते हैं, इतने आपकी वोटिंग है, आपके ये रूल्स हैं, तो ऑफ कोर्स कोई भी फॉलो करेगा। एंड अदरवाइज डिस्क्वालीफाई द पर्सन जस्ट बिकॉज कोई चीज़ गलत हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पूरा कंप्लीटली बैन कर देते हैं। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में हमें एक टाइम पीरियड मिलता है, हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अगर हमने उनको रूल को ब्रेक करा, और हमारे पास एक सेट बजट होता है। मेरे लिए 30 पाउंड्स बजट था, जो कि इंडिया के 3,000 रुपये होंगे, कि आप इस बजट से ऊपर जाएंगे तो आपको स्ट्रेट अप डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यूनिवर्सिटी देती है आपको? हाँ जी, यूनिवर्सिटी देती है, और अगर आप इस बजट से ऊपर जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, और सबको पता थी ये बात, तो ऑफकोर्स कोई नहीं जाएगा। अब इंडिया में ये है कि जितना आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे अपने आप को, उतने आपको वोट्स मिलेंगे मोस्टली। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे बैन है और वहाँ पे बहुत ओपनली होता है। पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, कॉकरोच पार्टी आई। हाँ जी, ठीक, हर कोई आदमी जो है साथ जुड़ता चला गया, उसको ये नहीं पता था सिर क्या है इसका, पैर क्या है इसका, सिर्फ यूथ की पार्टी आ गई और हम लोग फटाफट जो हैं इनको फॉलो कर लें, और अभी इनका धरना प्रदर्शन होगा, बीजेपी सरकार गिर जाएगी और ये आ जाएगा। आपको लगता है कि जो यूथ जो के साथ जुड़ा है, या कॉकरोच पार्टी जो है इंडिया में आई, कॉकरोच पार्टी का माइनस पॉइंट, क्योंकि जिस बूम से वो चढ़ी थी उसी बूम से आ गई, आपको क्या लगता है? क्योंकि पॉलिटिक्स मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ है पॉलिटिक्स की,
जी, इन माय ओपिनियन क्या था कि जब एक पार्टी आती है, कोई भी नई पार्टी आफ्टर बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी जो बहुत सालों से चली आ रही हैं, तो लोगों को एक रे ऑफ होप दिखता है कि ठीक है ये क्या पता हमारे लिए अच्छी हो। और स्पेशली यूथ, इतना अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारी कंट्री में कि उन्हें लगा कि ऑफ कोर्स कि हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। बट आई थिंक सीजेपी का स्टार्टिंग से एक एम सेट नहीं था। जब नीट का पेपर लीक हुआ, दे स्टार्टेड कंट्रोवर्सी ऑन दैट। फिर उसके बाद टीचिंग का पेपर लीक हुआ तो उन्होंने उस पर बोलना शुरू कर दिया। एंड देन जब सुसाइड्स होने लगे बच्चों के, जो स्टूडेंट्स थे, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बोलना भी चाहिए, तो उन्होंने उस पर स्टार्ट कर दिया। उनका एक एम सेट नहीं है कि आपको पॉलिसीज़ चेंज करानी है या आपको सरकार ही चेंज करानी है या फिर आपको एजुकेशन मिनिस्टर से प्रॉब्लम है या फिर आपको पूरी बीजेपी या फिर कांग्रेस से प्रॉब्लम है। तो आई थिंक एम होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एक पार्टी हो जो कि आप बिलियंस ऑफ यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है और हाफ ऑफ देम आर यूथ। तो आप जब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको एक एम सेट होना चाहिए, क्योंकि यूथ उतना ही कंफ्यूज है जितने आप हो। लेकिन एक लीडर की यही पहचान होती है कि आप उनको साथ लेके चलो। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स लोगों ने ज्वाइन करा, अब उसके बाद इसलिए ही उनकी बहुत पॉपुलैरिटी कम हो रही है, या मैं ये कहूँ कि उनके प्रोटेस्ट में पॉपुलेशन कम हो रही है, इसी वजह से हो रही है क्योंकि उनका एक एम सेट नहीं है। आप 10 दिन तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक स्टेटमेंट नहीं देंगे अपनी तरफ से कि आपको चेंज क्या चाहिए, तब तक आई डोंट थिंक सो कि वो वर्क करेगा। आप भी जुड़े थे उनके? मैं नहीं, मैंने सिर्फ देखा है सीजीपी कैसी है, और मैं यही देख रही थी कि अगर अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स आई कैन कंट्रीब्यूट। मैं जा सकती हूँ, जंतर मंतर दूर नहीं है पानीपत से, और मैं जाके 2 स्टेटमेंट अपनी तरफ से भी दे सकती हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि वो मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करा, इसी वजह से कि आपका एक एम सेट नहीं है। एंड दैट मेक्स लाइक द यूथ ब्रेन वॉश्ड, कि आप ब्रेन वॉश ही कर रहे हो कि आप ठीक है आप प्रोटेस्ट में आ जाओ और सरकार गिर जाएगी। ऐसे नहीं चलती सरकारें। और आई डोंट थिंक सो कि आधे यूथ जो वहाँ प्रोटेस्ट में पार्ट है उन्हें ये भी पता होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो मेरी वैल्यूज़ के साथ पर्सनली अलाइन नहीं करते। जैसे हमारे इंडिया में होते कोई रैली होती है तो रैली में लोग बाद में पूछा था कि वो कैसे है, कहते हैं हमारा तो बीपीएल कार्ड बनना था, इससे वैसे ये जो है कॉकरोच पार्टी बनी। आई थिंक सो यस, बहुत एजुकेशनल यूथ भी जा रहा है वहाँ पे, आई अग्री। बहुत लीडर्स भी जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, यंग लीडर्स, वो अच्छी बात है, मोटिवेशन आती है उससे। लेकिन जो मोस्टली यूथ है उनको पता होना चाहिए कि वो मांग क्या रहे हैं। अगर उनकी डिमांड ही उन्हें नहीं पता होगी तो प्रोवाइड कैसे करा जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ और फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन, आपने डिप्लोमेटिक आंसर देना हाँ था। जी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट का क्या सीन है वहाँ पर यूके में, किस नज़र से उनको देखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बात करें जो सामने वाली पार्टियां हैं, रूलिंग जो सामने उनके हैं, तो वो कहेंगे कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहाँ साख नहीं बना पाए फॉरेन में जाके। आप किस नज़रिए से देखते हैं? फॉरेन में अगर देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिकल रीजन को ही बहुत ठीक है, अच्छे से देखा जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मोदी जी काफ़ी हमारे फॉरेन फ्रंट लीडर हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, और मतलब काफ़ी उनकी डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं। बट ऑफ कोर्स वहाँ पे भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एक पार्टी अगर कोई भी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या एएपी हो, इतने सालों तक चलेगी, तो हाउ डू यू क्वेश्चन कि वो कितना अच्छा काम कर रही है? क्योंकि फॉरेन में कैसा है कि आप एक कैंडिडेट चूज़ करते हैं और वो अलग पार्टी से आता है। हर इलेक्शन में एक नई पार्टी आपको मिलेगी, लेबर, रिफॉर्म, ग्रीन पार्टी, या फिर किसी को अपनी पार्टी बनानी है, दे आर ओपन टू डू सो। लेकिन एक कंट्री में जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसका एडवांटेज आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास नए आइडियाज़ हों और नई पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज़ इतना स्ट्रेच होती जाएंगी तो ऑफकोर्स उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन होगा कि इतना कैसे, कितने सालों तक ये कैसे सस्टेन कर पा रही हैं जब हमारा यूथ ही खुश नहीं है इनसे। तो इस नज़र से तो ऑफकोर्स देखा जाता है। लेकिन हाँ, यूके इंडिया के टाइज काफ़ी अच्छे हैं, डिप्टी हाई कमिश्नर्स, और वो हाई कमीशन में भी मैं गई हूँ और उनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। बट ऑफ कोर्स ये इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि आप कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं इतने सालों तक एक पार्टी को। क्योंकि तो यूथ की बात इसलिए कर रहा हूँ आप अभी 18 साल के होने वाले हैं, आपका वोट भी बनेगा, जाहिर तौर पर आप इंडिया में जब आएंगे तो अपना वोट भी पोल करेंगे। यूथ क्या सोचता है इस सरकार को लेकर? क्योंकि मेरे ख्याल कुछ ही परसेंटेज होगी यूथ के जो मंत्री या एमएलए जो बने होंगे, यूथ क्या सोचता है इसको लेकर? मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन बहुत है यूथ की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, देन फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है लोगों की कि वो अच्छे से सस्टेन कर पाएँ। और आई थिंक इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सिस्टम का भी है। गवर्नमेंट इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। आप स्कूलिंग आपने करी है, अगर आपने 10th भी पास नहीं करी तो आप कैसे नीट के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं कि हमें हमारा पेपर लीक हो गया? आप तो एलिजिबल ही नहीं थे देने के लिए। तो आई थिंक स्किल का बहुत बड़ा इशू है कि आप जब एलिजिबल ही नहीं है किसी चीज़ के लिए तो आप उसके लिए कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक यूथ को भी खुद
पे वर्क करना चाहिए, आप अपने स्किल्स डेवलप करो, आप अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करो। पीएमओ को यू कैन राइट अ लेटर। आपने कितने यूथ होंगे जिन्होंने पीएमओ को लेटर लिखा होगा या सीएम को लेटर लिखा होगा कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ट्वीट करा होगा। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि आप ट्वीट भी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारा यूथ क्वेश्चन नहीं करता है गवर्नमेंट को। हाँ जी, हाँ जी। एंड देन दे कंप्लेन करना अच्छी बात है, ठीक है, आपका राइट बनता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन देती है, लेकिन आप उस पर कितना एक्ट करते हैं। आप अपने स्किल्स तो घर पे डेवलप कर सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट सबके पास है। आप लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अपीयर फॉर थिंग्स। अगर आपके फेवर में नहीं होती देन यू कैन क्वेश्चन इट, पर आप अगर एलिजिबल ही नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को? सोशल मीडिया की बात चल रही है, सोशल मीडिया जो है यूथ के लिए अच्छा है हाँ जी। या मतलब जैसे रील्स वगैरह आ रही हैं, ये यूथ का जो है दिमाग खराब कर रहा है ये? जी, मेरे ख्याल में इट कैन बी अ बून और बेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी या बुरी नहीं होती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हमेशा गंदी ही होती है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स आप लीजर टाइम ले सकते हैं कि आप रील्स देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया कैन बी यूज बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी। जैसे मैं खुद लिंक्डइन यूज़ करती हूँ, ट्विटर यूज़ करती हूँ, कि आप अपडेटेड रहो किस चीज़ के बारे में। आप उन चैनल्स को फॉलो करो जो आपको पता है आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ब्रेन वॉश होना बहुत आसान चीज़ है। आपको कोई भी एक स्टोरी देगा और आप ब्रेन वॉश हो जाओगे और आप उसी चीज़ को रिपीट करोगे। आई थिंक आप जो भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से लेते हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके खुद के ओपिनियंस होनी चाहिए। अगर मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी तो मैं उसको अपने ओपिनियन में दूंगी, मैं वो सेम हेडलाइन किसी से कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करूँगी। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चूज़ करें वाइजली कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया इज़ अ गुड थिंग एज वेल, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करें। एंजल का एक उपलब्धि ये भी है, एक नहीं कई उपलब्धियाँ भी बातचीत कर ही रहे हैं। 15 दिन आपने यूरोप में बिताए, जी जी। इसरो में भी रही, हाँ जी। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी मिली आपको। जी। पहले यूरोप में ये बताइए, यूरोप में 15 दिन लगाया आपने, क्या रहा उसका? तो हमारा इंडो जर्मन एक्सचेंज प्रोग्राम था, जो कि हम गवर्नमेंट से एफिलेटेड था, और उसमें हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना था जर्मनी में, और उसके बाद जर्मनी के स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करने में। तो आई थिंक वहाँ से मेरा स्टार्ट था कि मैं कल्चरल रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करूँ और डाइवर्सिटी पे फोकस करूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें नहीं पता थी हमारे कल्चर के बारे में, और हमें नहीं पता थी उनके कल्चर के बारे में। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप ऐसे चीज़ों में जाते हो, ऐसी जगहों पे जाते हो, तो आपके पर्सपेक्टिव ब्रॉड होते हैं कि आप कैसे रह रहे हैं लोग। तो आई थिंक वहाँ से एक स्टार्ट था, और हमने मतलब 15 दिनों में वहाँ पे हमने स्कूल्स विजिट करे, हमने उनके साथ क्लासेस ली उन बच्चों के साथ, और फिर हमने उसके बाद कल्चरल नाइट्स थी हमारी, हमने इंडिया के उनको सॉन्ग्स सुनाए, रिप्रेजेंट करा, और उन्हें हमें मतलब पॉलिटिक्स या फिर इन जनरल एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करा। तो ये था हमारा 15 दिन। स्कॉलरशिप मिली थी इंटरनेशनल? हाँ जी। बहुत कम लोग होते हैं जी जिनको ये मिलती है, और 16 लाख रुपए की। जी जी। वो कैसे मिली आपको? तो मुझे इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उसमें ये था कि आपका एक बार एडमिशन हो जाए तो आप फिल कर सकते हैं कि आप क्यों एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, और उसमें ये था कि आपका एक मोटिव मांगते हैं कि आप इसका कैसे यूज़ करेंगे। सो मेरा शुरू से यही था कि आई विल यूज़ इट टू रिप्रेजेंट माई ओन पीपल, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ठीक है होती है, पर मैं अपने लोगों को कितना रिप्रेजेंट करती हूँ, एंड उसके बाद आपको स्कॉलरशिप उस बेसिस पे मिलते हैं कि आपने अभी तक क्या करा है, एंड आप आगे जाके भी क्या करेंगे, नॉट जस्ट कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, बट आपका फ्यूचर में कितना एम क्लियर है। तो आई थिंक जब मैंने वो फॉर्म भरा तो मैंने सिर्फ यही लिखा था कि मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट ये था कि मैं यही एडवोकेसी करूँ, और मैंने क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट चूज़ करा था। तो मेरे डैड हमेशा पुलिस में रहे हैं, मेरी मदर डॉक्टर हैं, तो मैंने उसमें मोटिवेशन अपना ये लिखा था कि मैंने शुरू से इन्हें देखा है कि किस इंटीग्रिटी से रहते हैं, एंड आई एम कि मैं उसी से रहूँ, एंड आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल रहा। और उसके बाद मेरिट और सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, मार्क्स उसमें डिसाइडिंग फैक्टर, बट आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल रहा कि मेरा मोटिव क्लियर था कि मुझे क्या करना है, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिली। आपने गूगल में भी इंटर्नशिप की, एडवोक में भी चले गए आप? हाँ जी। कितनी उम्र रही होगी आपकी? क्योंकि आजकल के एक सवाल और साथ के साथ, वो क्या आजकल का यूथ जो है, मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, आपके चेहरे पे ग्लो उतना ही है, बात करने का ढंग ही इतना है। आजकल का जो यूथ है मतलब डिप्रेशन में ज़्यादा है जी। देखते हैं आप? आई एग्री। हाँ जी। क्यों डिप्रेशन में क्यों, और कैसे निकल सकते हैं उस डिप्रेशन से? वो देखिए, डिप्रेशन ऑफ कोर्स एक मेडिकल कंडीशन है, एंड इट इज़ अ रियल कंडीशन, क्योंकि इंडिया में इतना आई डोंट थिंक सो सीरियसली भी लिया जाता है डिप्रेशन को। एक कंडीशन है ऑफ कोर्स मेडिकल, बट आई थिंक पीपल जब लोग अपसेट भी हो जाते हैं तो उसको डिप्रेशन एक कॉइन कर देते हैं टर्म, जो कि नहीं है। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर एक चीज़ आपको अनसक्सेसफुल हो आप किसी चीज़ में और आप अपसेट हैं, तो वो डिप्रेशन नहीं होता, वो आप उससे सीखो और आप
अगला बेटर काम करो। आई डोंट थिंक सो उसको आपको कॉइन करना चाहिए कि आप डिप्रेस्ड हैं और उसको एज अ विक्टिम लेना चाहिए। आप उसमें वर्क भी कर सकते हैं एंड मे बी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपकी होगी वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि आपको ऑफ कोर्स आप सक्सेसफुल हो जाए उस चीज़ में। तो डिप्रेशन में आई डोंट थिंक सो लोगों को इतना उसको सेलिब्रेट करना चाहिए जितना ये इंडिया में यूथ करता है, एंड रादर देन वर्क ऑन इट। और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, आप बाहर जाइए, आप लोगों के साथ बैठिए, आप चीज़ों को करिए, आप सीखिए अपनी गलतियों से, एंड आई थिंक लोग उससे निकल सकते हैं। फिर अभी तो एक पेपर में फेल हो जाता है, जैसे नीट का था। जी, अभी जी, जी। नीट का तो अभी कुछ जगह से ये खबरें भी आई थी, जी। कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। जी, जी, ठीक है, अब बच्चों को तो माँ बाप के सपने तो धरे के धरे रह गए, जी। क्योंकि जिंदगी नहीं खत्म हो गई। हाँ जी, एक जी, पेपर ही जी, तो हुआ। आई एग्री। ठीक है ना? नहीं, पर इसमें आई थिंक पेरेंट्स का भी रोल रहता है कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर पुट करते हैं अपने हाँ। बच्चों पे कि यही है एक चीज़। हाँ। ये सिर्फ नीट एक चीज़ नहीं, इतने पेपर होते हैं इंडिया में भी, लेकिन लोगों को आई डोंट थिंक सो उनके बारे में पता है। आईआईटी में भी मेडिकल फील्ड है, पर आई डोंट थिंक सो लोगों को सिर्फ आईआईटी इसलिए ही पता है कि इंजीनियरिंग के लिए। तो आई थिंक लोग बच्चों को अपने एक्सप्लोर करने चाहिए ऑप्शंस। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान बी और सी भी है, तो आई थिंक पेरेंट्स भी समझेंगे। और एक चीज़ आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होती। मेरी अभी ईमेल में 100 रिजेक्शंस होंगी, लेकिन वही एक चीज़ जो आपको एक्सेप्टेंस दे देती है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है। उसी से आपको लोग जान जाते हैं। फिर वो नहीं पूछता कोई कि आपकी 100 रिजेक्शंस हैं वो कौन सी हैं। तो आई थिंक ये बहुत मेन चीज़ है कि आप अप्लाई करो, आप चीज़ों पे जाओ, आप हार ना मानो। हाँ जी, हार ना मानो उस चीज़ को। तो जीवन जी। है, जी, वो तो चलता सुख रहेगा। यही हाँ जी, चीजें हाँ हैं। जी। अच्छा, गूगल में फिर क्या क्या हुआ? तो मैंने गूगल में यूके में ही करी थी इंटर्नशिप, और एडोबी में भी। गूगल क्लाउड एक गूगल स्कूल करते हैं, गूगल स्कूल प्रोग्राम होता है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर मुझे यूथ देख रहा है तो वो भी कर सकते हैं। एंड उसमें वो आपको गूगल के मेंटर्स के साथ आपको दिखाते हैं कि हम वो कैसे वर्क करते हैं, एंड आपको गूगल क्लाउड चलाना सिखाते हैं। एंड देन यू गेन एक्सपीरियंस कि आप अगर फ्यूचर में उनकी कंपनी पर अप्लाई करते हो तो आपके पास एक एडवांटेज एज होता है। एडोबी में जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग होते हैं, जिनको साउंड सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, उस पर हमने प्रोजेक्ट बनाया था, एक वर्क करा था। जो हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें यूजुअली हम केटर नहीं करते जो लोग नहीं सुन पाते, जो हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं। तो हमने क्या करा, साउंड दैट यू कैन सी, तो हमने साउंड को कलर कोड कर दिया। जैसे बहुत हाई पिच हो रही है तो हम उसको रेड से इंडिकेट करेंगे एडोबी के अंदर ही, जो भी एडोबी के ऐप्स होते हैं, फोटोशॉप वगैरह, एंड उसको हम अप्लाई करेंगे। तो एडोबी ने हमारा लिया भी, आई वाज अ फाइनलिस्ट है कि उन्होंने अग्री करा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम उनको भी हेल्प कर पा रहे हैं जो हार्ड ऑफ हियरिंग है, और वो भी एडिटिंग कर सकते हैं खुद से। तो लाइक साउंड दैट यू कैन हियर, सो रेड से आप हाई पिच इंडिकेट कर देंगे, ग्रीन से आप लो पिच इंडिकेट कर देंगे, एंड देन एकदम बहुत सडन साउंड आ रही है तो आप येलो से इंडिकेट कर देंगे, ताकि लोग उसको कर पाए यूज़, मोर ऑडियंस बिल्ड हो पाए उनके। तो ये अच्छा, काम करा था ये बताएं कि हाँ जी। एंजल अलावत या यूथ जी। की दिनचर्या, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं? सो मेरा कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें 9 बजे सोना है और 6 बजे उठना है। लेकिन मैं अपने काम के हिसाब से अपना डिसाइड करती हूँ कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ दिन में कि आज मेरे को ये काम करना है, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता तो सेकंड चीज़ पे आई डोंट मूव ऑन। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं भी पहले ऐसा करती थी कि एक काम नहीं हो तो दूसरा कर लेते हैं, दूसरा नहीं हो तो नहीं, आप पहले एक काम करो, एंड देन आई थिंक आपका रूटीन खुद से बिल्ड हो जाता है उसके अराउंड कि आप ठीक है ऑफकोर्स जल्दी उठिए, एंड देन यू गेट टू वर्क, एंड देन आपके पास पूरा दिन होगा उसके बाद लेजर टाइम के लिए, आपको अच्छा लगेगा कि आपका काम हो चुका है। तो आई थिंक ये सेट स्टैंडर्ड करना कि आप इतने बजे सो रहे हैं, इतने बजे उठ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। आपका ये है कि आपने करा क्या पूरे दिन में, इवन जस्ट नॉट वर्क, अगर आपने कितने लोगों से बात करी, कितने आपने नई चीज़ सीखी, आई थिंक वो डिपेंड करता है। तो आप उठिए जितने टाइम पे आपको उठना है, लेकिन आप उसको फ्रूटफुल बनाइए। चाहे आप 2 घंटे के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ऐसा बनाइए कि आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ करा पूरे दिन में। यूथ को डिप्रेशन से निकालने का कोई आपके पास फार्मूला है? फार्मूला, मैं मेडिकल अभी तो नहीं कर रही तो मेरे पास फार्मूला तो नहीं होगा, पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि एक चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। बहुत मैंने देखा है कि डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, नॉट जस्ट यूथ की, लोग इन जनरल, कि आप एक चीज़ ट्राई करें आपके नहीं, आप डीमोटिवेट हो गए। उसके 10 तरीके होते हैं करने के। इवन लाइक एक एग्ज़ाम नहीं हुआ आपका, आपने बहुत पढ़ा है उसके लिए, आई एम प्रीटी श्योर कि नीट के लिए लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, 2-2 साल तैयारी करते हैं। आपके पास इतनी नॉलेज है, आप उसको कहीं और यूज़ करिए। आप लेक्चर आगे पेपर दे सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप लोगों को गांव में जाके एडवाइस कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में कि बहुत सारे स्टीरियोटिपिकल टॉपिक होते हैं विलेजेस में, जिसमें आप कैंप्स लगा सकते हैं, आप एनजीओ कर सकते हैं। सो बहुत सारे वास्ट ऑप्शंस हैं। यू आर नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग कि जस्ट आपने मेडिकल फील्ड ले ली तो आपको मेडिकल ही करना है। मेरे पास भी मेडिकल फील्ड थी, आज मैं क्रिमिनोलॉजी कर रही हूँ, क्योंकि
ओपन था ऑप्शन मेरे लिए और मैंने कहा कि ठीक है, व्हाई नॉट। तो आई थिंक ये बहुत मेन चीज़ है कि आप ओपन रहिए चीज़ों की, आप हाँ कर दीजिए, आप रेडी खुद हो जाएंगे उसके बाद। तो आपका एम क्या है, कहाँ मेडिकल तो आपने छोड़ दी? जी छोड़ी नहीं है, पर मतलब मैं पढ़ती रहती हूँ मेडिकल में, बट एज अ स्टडी मैं क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक्स परस्यू कर रही हूँ। और मेरा एम ऑफ कोर्स अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि मैं बहुत डाइवर्स चीज़ें करना पसंद करती हूँ कि मैं कभी कुछ कर रही हूँ, कभी पार्लियामेंट में, कभी एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। लेकिन मेरा यही एम रहेगा कि मैं पब्लिक डिप्लोमेसी में जाऊँ या फिर यूथ रिप्रेजेंटेशन में जाऊँ, जहाँ भी मेरे को ऑर्गेनाइजेशन मिले ऐसी जो क्रेडिबल हो और मेरे साथ अलाइन करती हो। तो आई थिंक मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि मैं पब्लिक डिप्लोमेसी या गवर्नमेंट या पॉलिसी में जाऊं, पॉलिसी मेकिंग में। आई थिंक क्योंकि यूथ की ज़रूरत है उसमें, कि आप यूथ से अगर इनपुट ही नहीं लेंगे तो आप आउटकम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि आपको यूथ को क्या चाहिए। हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स में जी, आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होना चाहिए? आई थिंक मेजर चेंज यही है कि अगर आप इतनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके साथ हर एज ग्रुप के लोग होने चाहिए और हर कम्युनिटी से होने चाहिए। आई थिंक अभी भी मेजरली पॉलिटिक्स इज़ ओनली इंक्लाइन टू पीपल जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो बहुत एजड लोग हैं। आई थिंक यूथ की बहुत ज़रूरत है, नॉट जस्ट यूथ, लाइक मिडिल क्लास पीपल नीड टू बी इन पॉलिटिक्स, कि आप उनसे भी इनपुट लें, आप उनसे भी पूछें कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, एंड नॉट जस्ट कि आप 5 लोग मीटिंग कर रहे हैं एंड आप डिसाइड कर रहे हैं कि ये पॉलिसी बनेगी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के व्यूज़ जानें बिफोर कि उन पे आप इम्प्लाई करें कि आपका ये डिसीजन है, आपको ये फॉलो करना है। आई थिंक इसकी ज़रूरत बहुत है। यूथ रिप्रेजेंटेशन इज़ अ मेन थिंग। अंजल, एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रही हैं, और दूसरा इंडिया की एजुकेशन में क्या चेंज होना चाहिए एज ए यूथ, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि सभी लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं। जी, ठीक है, जी, पढ़ने के लिए। इंडिया में कोई ऐसा एजुकेशन सेटअप हो सकता है कि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, या और क्या चेंज होना चाहिए? सो मैं अभी क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक्स में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा 3 ईयर कोर्स है विद 1 ईयर ऑफ प्लेसमेंट, और जिसमें हम वर्क करते हैं। तो आई थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप थ्योरेटिकल पे फोकस करते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों पे, एंड नॉट प्रैक्टिकल। आपके थ्योरी हम बहुत ज़्यादा फीड कर देते हैं स्टूडेंट्स को, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको अप्लाई कहाँ करना है। लाइक इन माय कोर्स कि हमारा 3 ईयर का जैसे नॉर्मल अंडरग्रेड कोर्स होता है, तो 1 साल प्लेसमेंट होती है कि आप बाहर जाइए, 1 साल पूरे वर्क करके आइए, एंड देन यू कम बैक, और फिर आप अपना फाइनल ईयर करते हैं कंप्लीट। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आप क्रैम नहीं कर रहे हैं, आप अप्लाई भी कर रहे हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे यूथ को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक बहुत मिसिंग है, लाइक लीडरशिप, कम्युनिकेशंस एंड लाइक इंटीग्रिटी। लाइक लोगों को अपने ओपिनियंस फॉर्म नहीं करने आएंगे तब तक वो किसी चीज़ में आगे नहीं जा सकते। आप थ्योरी पढ़ सकते हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो हम कहाँ लेके अप्लाई करें, हम किस फील्ड में जा सकते हैं। आई थिंक उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन स्कूल्स में आई थिंक करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। यूथ बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि एक कोई जाता है तो उनको मोटिवेट होते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई फील लाइक फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, बट आई अग्री कि सबके फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी नहीं होती कि वो बाहर जा पाए। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट कोई हो जो आपको करियर काउंसलिंग दे सके, जो आपको बता सके नॉन बायसली कि हम ये आपके ऑप्शंस हैं और आप ये सब कर सकते हो। ये होना चाहिए इंडिया में भी, जैसे फॉरेन में होता है। हमारे पास पर्सनल ट्यूटर्स होते हैं अपने, आप उनसे कभी भी कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, तो इंडिया में भी होना चाहिए। चलिए, आपका धन्यवाद एंजल, Thank बहुत you. बहुत। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जाते मैं जाते? बस ये कहना चाहूँगी कि कुलवंत जी का बहुत बहुत थैंक यू, और उनकी पूरी टीम का जो उन्होंने मुझे हम मौका दिया इस मंच पे आने का। एंड आई बिलीव कि यहाँ पे जो भी मुझे यूथ देख रहा है वो भी नेक्स्ट हो सकता है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड इट्स नॉट, एंड आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है इन्हें, यूथ को अपने वॉइस देने का, एंड एज द नेम सेज वॉइस ऑफ पानीपत, सो इट कुड बी यू नेक्स्ट। सो प्लीज़ फॉलो अलोंग एंड जॉइन अस। चलिए, आपको बता दें कि एंजल अलाहावत जो हैं हमारे पानीपत में कई थानों के इंचार्ज रहे और डीएसपी रहे, और अब एसीपी सोनीपत हैं नरेश अलावत। उनकी बेटी हैं ये, हालांकि ट्विंस हैं ये, दूसरी सिस्टर इनकी यहाँ नहीं है, और इनके जो ब्रदर है वो भी ट्विंस हैं। मैं चाह रहा था कि इस इंटरव्यू को इनके घर पर जाके करूं और पूरी फैमिली को दिखाऊं, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस जो है ऐसे नहीं रहे, और एंजल हमारे साथ ऑफिस में आई हैं। और ये आप साइड में जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे, ये नरेश अलावत जी हैं और ये इनकी बेटी हैं। और इस गुड़िया ने 18 साल की उम्र, यानी कि 18 तो होना है अभी, 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में, वहाँ यूके में जाकर जो है झंडा गाड़ा है। तो ये हमारे लिए जो है गर्व की बात है। और अभी 18 साल की उम्र में पॉलिटिक्स की इतनी बारीकी से समझ, बहुत ही कम लोगों को ये समझ जो है होती है। एंजल, लास्ट में जाते जाते जो है स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरा यही मैसेज होगा कि सक्सेस एक कंटिन्यूस परस्यूट है, वो वन टाइम थिंग नहीं होती, तो उसको ऐसे ट्रीट भी नहीं करें। एंड आई थिंक डोंट टेक क्रिटिसिज्म, आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि आई थिंक जब आप इस स्टूडेंट एज में होते हैं तो आपको बहुत लोग बहुत सारी एडवाइस देंगे और बहुत सारा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपने ये नहीं करा, ये नहीं करा, तो आप वो सुन लीजिए, लेकिन आप उसको तभी अप्लाई करना अपने ऊपर जब आपको मानते हो कि आप उसको एक अच्छे फॉर्म में ले जा सकते हैं, कि आप उसको बेनिफिशली ले सकते हैं क्रिटिसिज्म को। अदरवाइज डू व्हाट यू वांट, एंड बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में करने के लिए, यू जस्ट डोंट हैव टू स्टिक टू वन थिंग, जस्ट से येस टू थिंग्स। एंड रिजेक्शन से कभी मत डरिएगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं, लेकिन जब वो एक चीज़ येस में आ जाती है तो आपको लगता है कि हाँ ये रिजेक्शंस वर्थ इट थी, उनसे इम्प्रूव करिए, नॉट डीमोटिवेट होइए। यही कहना चाहूँगी मैं तो। चलिए इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।